हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपने GS2 वाले टॉपिक को, जिसमें हम करीब 10 टॉपिक यहाँ पर कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हाँ, हम लोग यहाँ पर 10 टॉपिक्स तक कर चुके हैं। 10 तक FCRA एक्ट 2020 तक। आज हम देखने वाले हैं 11 टॉपिक, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट ये एक्ट हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, और एक्ट हो जाएगा तो ये 2021 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल 2020 का था, बट एक्ट ये 2021 का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा वही करेक्ट कर लीजिए इसमें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या इसमें आपको मुद्दे मिलते हैं देखने को। एक बार मैं टॉपिक्स बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे क्या है इसमें, और की अमेंडमेंट्स क्या किए गए हैं इसमें, यानी कि सिलेंट फीचर्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, इंपॉर्टेंट क्यों था इसको अमेंड करना पिछले वाले एक्ट को, और इशू क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है अभी भी, या तो कुछ ऐसी चीज़ें फ्लॉज इसमें इंक्लूड की गई या फिर कुछ चीज़ें सुधारना इसमें रह गई हो। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो देखेंगे हम। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो जो वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं कुछ कंट्रीज के, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं, एंड दो लाइन थोड़ा सा कंक्लूजन में देख लेंगे। दैट इज, और इससे ज़्यादा फिर आपको इस पे कुछ और जानना भी नहीं है। इतना आप जान लेंगे साइलेंट फीचर्स क्या है, क्यों जरूरत है, इश्यूज क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स जान लेंगे, वे फॉरवर्ड जान लेंगे, दिस इज मोर देन एनफ। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आता है लिखने के लिए, तो आपको घुमा फिरा के यही सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, चलिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, बेसिकली इसमें क्या था कि जो अबॉर्शन से रिलेटेड आपको मुद्दे हैं, ठीक है, ये जो इश्यूज हैं उसको इसमें कवर करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम पीरियड भी बढ़ाया गया है। देखेंगे पहले 20 वीक्स तक हुआ करता था, अब 24 वीक्स तक हो गया है। वही साइड में कुछ लिखी गई है यहाँ चीज़ें। पहले 20 वीक्स तक हुआ करता था, उसको बढ़ा के 24 वीक्स की गई है। ओके, और उसमें भी थोड़ा सा इंटरनल डिफरेंसेस हैं कि 20 वीक्स तक होता था कि एक डॉक्टर का आपको रिकमेंडेशन चाहिए था, लेकिन 20 से 24 वीक के बीच में होगा तो दो डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी हम कवर करेंगे जब इसका सिलेंट फीचर्स देखेंगे तो। ठीक है, बाकी कुछ डेटा है, थोड़ा सा डेटा आप देखेंगे कि रेट ऑफ सेफ अबॉर्शन ड्रॉप फ्रॉम 1995 एंड 2003 फ्रॉम 20 टू 15 पर 1000 वीमेन एज्ड 15 टू 44, यानी कि 15 से 44 साल के जो महिलाएं हैं, उनमें 1995 से लेकर 2003 तक, तो 1995 में जो सेफ अबॉर्शन होता था वो 20 तक हो जाता था, करीब 1000 महिलाओं में। और वहीं 2003 में 15 होता है 1000 महिलाओं में, यानी कि ये डिक्लाइन हुआ है। यानी कि अब एक बात कह लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि अनसेफ अनसेफ अबॉर्शन जो है, अब वो थोड़ा सा ये इसका रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। टाइम के बढ़ने के साथ यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह आ गई हैं, तो पहले के कंपैरिजन में सुविधाजनक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अनसेफ जो अबॉर्शन है उसका रेट पहले से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। चलिए अमेंडमेंट की बात करते हैं हम, जिसमें की फीचर्स क्या है। पहले तो कि अबॉर्शन का पीरियड जो है इसको बढ़ाया गया है। पहले ये 20 वीक तक हुआ करता था, अब इसको 24 वीक तक कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि अगर 20 वीक फिटस जो है, ठीक है, जो भी बच्चा है, अगर वो 20 वीक तक हुआ प्रेगनेंसी का, तो वहाँ पे एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन से अबॉर्शन कराया जा सकता है। लेकिन अगर 20 वीक से ज़्यादा हो गया और 24 वीक से कम है, यानी कि 20 और 24 वीक्स के बीच में है, अगर अबॉर्शन कराना है, तो वहाँ पे फिर दो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन लगेगी। ठीक है, तो काफ़ी की फीचर है, ये याद रखना है। 20 वीक तक रहेगा तो एक ही डॉक्टर रिकमेंड कर देगा तो हो जाएगा, लेकिन 20 से 24 वीक का रहेगा तो दो डॉक्टर की यहाँ पर रिकमेंडेशन लगेगी। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया कि एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा कि अगर 24 वीक के बाद, ठीक है, अगर 24 वीक के बाद अगर हमें वो टर्मिनेशन वगैरह कराना है, तो फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं होगा। उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड होगा, और ये मेडिकल बोर्ड सजेस्ट करेगा, देन डिसाइड करेगा कि अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी बेसिकली आपको जो फिटल एबनॉर्मेलिटीज है, यानी कि जो बच्चा है उसके साथ कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ गई या कोई सीरियस बीमारी वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा इनके बाद, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मुद्दा है तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पिटिशन डालना पड़ेगा, तब तक तो बच्चा हो जाएगा। बात ही खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए कि मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, स्पेशल सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि 20 वीक्स तक तो जो मैरिड वीमेन है वो अपना डिसीजन ले सकती है, टर्मिनेट आराम से करवा सकती है। इन केस ऑफ फेलर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस, तो वो आराम से हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा गया है मैरिड वीमेन, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैरिड वीमेन ही करा सकती है। यहाँ पर आपको वीमेन एंड पार्टनर का एक वर्ड का यूज किया गया है, वीमेन एंड हर पार्टनर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो अनमैरिड वीमेन है, ठीक है, वो भी टर्मिनेट करा सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी तो वो चीज़ यहाँ पे कवर होगा। प्राइवेसी की जहाँ तक बात की गई तो इसमें कहा गया है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जहाँ पर ये अबॉर्शन किया जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड या टर्मिनेशन रिलेटेड जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, वो प्राइवेट रखेगा, यानी कि किसी को रिवील नहीं करेगा। कब करेगा रिवील? जब कोई भी पर्सन ऑथोराइज बाई लॉ, ठीक है, यानी कि ऑथोराइज पर्सन को जब वो इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तभी उसको वो रिवील कर सकता है। प्राइवेसी का भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्यों इसकी ज़रूरत है। तो पहली चीज़ की वीमेन हेल्थ, तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली वीमेन हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जो फिटस है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो अगर फिटस की वजह से वीमेन के हेल्थ को या फिर उसकी लाइफ को अगर थ्रेटनिंग होती है तो उस केस में इसको लीगल कर दिया गया है अबॉर्शन का, यानी कि वीमेन हेल्थ इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन फिटस। ह्यूमन चॉइस, अब इसमें ये भी कहा गया है कि अगर सफिशिएंट टाइम है तो सफिशिएंट टाइम से पहले फिटस का अबॉर्शन होगा ही नहीं होगा, वीमेन का यहाँ पर चॉइस आराम से होगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है या होनी चाहिए। ओवरसाइट की बात करें तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि मेडिकल जो बोर्ड बनेगा, स्टेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, वो भी क्या करेगा, जैसे आपको आपने देखा कि ये बेसिकली आफ्टर 24 वीक्स के बाद जो मामले होंगे वो इनके पास जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इलीगल अबॉर्शन वाली चीज़ें हैं ना या इलीगल जो सेंटर चल रहे हैं इस तरीके के, उन पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रीम एंड प्रोसीजर सारे स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, आसान होने चाहिए, ताकि कोर्ट वगैरह से परमिशन लेने में ज़्यादा वक्त ना लगे। नो लिमिट टू जेस्टेशन एज, ठीक है, तो अगर एक ही कंडीशन है इसमें, किस केस में जेस्टेशन एज का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर फिटस एबनॉर्मल है, कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी वगैरह हो गई है, तो वैसी सिचुएशन में फिर यहाँ पर किसी वीक का कोई मतलब नहीं है, वो कराया जाएगा उस केस में, ठीक है, तो उस केस में ना ही 20 वीक, ना ही 24 वीक, ना ही कितने वीक का कोई मतलब नहीं है इस केस में, ठीक है। तो नो लिमिट टू जेस्टेशन केस, जेस्टेशन एज जब वो फिटल एबनॉर्मल है। तो डिग्निटी की बात करें तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो महिलाएं रेप सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम ऑफ इंसेंट या डिफरेंटिएबल वीमेन या माइनर्स होते हैं, उनका भी ऑपरेशन यहाँ पे कराया जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ख्याल रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इश्यूज क्या है। तो पहले तो विलेट द राइट ऑफ फिटस की, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि महिलाओं की जो लाइफ है ना, वीमेन यानी कि मदर जो भी होगी, उनकी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग ना हो इस वजह से जो फिटस है उनका अबॉर्शन कराया जा सकता है। तो इसलिए राइट ऑफ फिटस का जो लाइफ है ना, वो थोड़ा थ्रेटन यहाँ पे दिखाई देता है। पोस्ट 24 वीक्स अबॉर्शन, अब 24 वीक के बाद अगर जाना है अबॉर्शन के लिए तो मेडिकल बोर्ड चाहिए होगा, देन विल टेक सम टाइम, और वो भी किस केस में, फिटल एब्नॉर्मलिटीज के केस में ही होगा। नो टाइम फ्रेम फॉर बोर्ड, अब ये बोर्ड कितने दिन में डिसाइड करेगा कि ये अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई टाइम इसमें बताया नहीं गया है। तो फिर वही बात होगी, क्योंकि ऐसे जो केसेस होती है क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, अगर आपने 2-4 दिन 2-4 सप्ताह लेट कर दिया फिर तो वो अबॉर्शन कराने में भी वीमेन की लाइफ पे वो सिचुएशन आ जाएगी कि खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सेंसिटिव ये केसेस होते हैं, तो इसमें टाइम होना चाहिए। अगर पता चले कि ये कोर्ट की तरह टाइम ले रहे तो काम खत्म। ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है, तो ओनली फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ वीमेन, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ वीमेन की बात की गई है, ठीक है, तो वर्ड ही वीमेन यूज किया गया है, ट्रांसजेंडर वर्ड का इसमें यूज किया ही नहीं गया है, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। लो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, अब जैसे कि ऑल इंडिया रूरल हेल्थ स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 75% शॉर्टेज, ठीक है। वैसे डॉक्टर्स जो इस तरीके के प्रोसीजर या फिर जो टर्मिनेशन या डिलीवरी वगैरह कराते हैं उनकी शॉर्टेज 75% तक है, ऐसा डेटा हमारा कहता है। जुडिशियल डिले, अगर ये कोर्ट वगैरह में चला गया, ठीक है, कोई पिटिशन वगैरह चला गया तो फिर तो काम खत्म हो गया, तो उस केस में तो आप अबॉर्शन करा ही नहीं सकते। ओके, ओवरलैप विद पॉस्को, अब इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ कि ये एक्ट ये कहता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे वो क्या करेंगे कि इस तरीके के पर्सन्स की आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे जब तक कि कोई ऑथराइज पर्सन उनसे इंफॉर्मेशन ना मांगे। और वही पोस्को एक्ट जो है, बच्चों वाला एक्ट, वो कहता है, एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो कहता है कि अगर कोई सेक्सुअली ऑफेंसेस है अगेंस्ट द चिल्ड्रन तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, उस केस में आपको शेयर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो मान लीजिए कोई भी जो बालिग मतलब जो नाबालिग होती है या फिर जो लेस देन 8 ईयर्स की जो लड़कियां होती है, अगर उनके साथ सिचुएशन होता है तो फिर इनको शेयर करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। लेकिन एमटीपी कहता है कि नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है जब तक कि आपसे ऑथराइज पर्सन के द्वारा मांगा नहीं जाएगा।
ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के नजर आते हैं। चॉइस की बात करिए यहाँ पर करें तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वैसे भी 24 वीक्स के बाद और ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पूरा का पूरा आपको बोर्ड पर डिपेंड करता है, कोड पर डिपेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चॉइस का भी ख्याल नहीं रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। एक तो ओवरलैपिंग को आपको रिमूव करना होगा, जैसे कि पॉक्सो ऐड हो गया और आपका ये एमटीपी एक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको ओवरलैप जो हो रहा है उसको रिमूव कीजिए। दूसरी चीज़ फास्टर पेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपने बोर्ड को कुछ टाइम वगैरह दे दिया, कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए इसका कि कितने टाइम में आपको डिसाइड करना है, तो फास्टर प्रोसीजर हो सकता है। जुडिशियल फ्रेंडली भी बना सकते हैं, अगर 24 वीक के बाद कभी ये पिटिशन वगैरह फाइल होता है किसी कोर्ट में, तो इतना जल्दी उसको सही करना होगा, क्योंकि क्रिटिकल केस है इसमें, अगर आप 8-9 मिनट कर देंगे तो तब तक काम खत्म, उसका कोई मतलब नहीं है। अवेयरनेस खास करके जो रूरल रिमोट एरियाज होते हैं, जहाँ पर मेटरनल मोर्टेलिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, वहाँ पर और अवेयरनेस की यहाँ पे आपको जरूरत नजर आती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखना होगा। एग्जांपल्स के लिए कुछ इंटरनेशनल कंपैरिजन, जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी में मेडिकल टर्मिनेशन होता है ऑन रिक्वेस्ट पर, बट वहाँ पे जेस्टेशन पीरियड से 14 वीक है, यानी कि 14 वीक तक ही कराया जा सकता है टर्मिनेशन, उसके बाद नहीं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी अबॉर्शन लीगल है, बट इन केस ऑफ रेप, इफ देर इज नो अदर वे टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, तो दो केस है वहां पे। एक तो केस हो गया कि रेप केस में हो सकता है अबॉर्शन, और दूसरा केस कि वहां पर प्रेग्नेंट महिला की लाइफ को बचाने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इन दो केस में ही वहां पे हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी विमेन अगर इन दोनों केस को छोड़ के अगर वो टर्मिनेशन कराती है तो उनको 3 साल की सजा तक वहां पर हो सकती है, तो बहुत अच्छा कानून आप नहीं कहेंगे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी ये लीगल है। कब? टू सेव अ वीमेंस लाइफ, जब वुमेन की लाइफ सेव करने की बात आएगी तब यहाँ पर हो सकता है। अगर कोई मिसकैरेज वगैरह इस तरीके से होता है तो वहाँ पे कुछ पनिशमेंट, फाइन वगैरह लग सकता है और 3 साल की सजा वहाँ पर हो सकती है इसके अलावा। तो वर्ल्ड में भी देखेंगे तो बहुत इनक्रीजिंग एग्जांपल्स नहीं है या बहुत इनकरेजमेंट एग्जांपल्स नहीं है, उनसे तो अच्छा कहीं इंडिया भी है। इनमें भी 14 वीक है, इंडिया में तो कम से कम चलिए 24 वीक का तो है, या 20 वीक तक तो आराम से एक डॉक्टर डिसाइड करता है, तो कम से कम उतना तो सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए 2-3 लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ इज नॉट अ रनिंग रेस एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ country's development path with several moving parts. The amendment sets women health in India in the trajectory of merits. ठीक है, तो क्योंकि कंक्लूजन जब आप लिखेंगे ना तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ ये थोड़ी सी कमी है, ऐसा होना चाहिए, बट नाउ इट इज गुड कि पहले से यहाँ पर ज़्यादा सुधार है, तो पॉजिटिव नोट पे जाके ही आपको खत्म करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, मोर देन एनफ। और इससे ज़्यादा आपको एक्ट पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कोई मुद्दा और भी आता है जहाँ पर लिखना पड़े, तो इससे ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, जो 12th टॉपिक होगा इसमें हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये काफ़ी पुराना एक्ट हो गया, ठीक है, करीब 10 साल के आसपास तो हो ही जाएगा। लेकिन ये ऐसा एक्ट है ना कि हर साल, एवरी ईयर किसी ना किसी वजह से ये न्यूज़ में रहता है, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो बनी रहती है। इसलिए इसको भी हम कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, और सारे टॉपिक्स या डायमेंशन जो होते हैं वो सारे यहाँ पर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।